चलिए आज बात करते हैं समकालीन दक्षिण एशिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप की। ये एक ऐसा इलाका है जहां जबरदस्त विविधता है, एक साझा इतिहास है और साथ ही बहुत ही उलझी हुई राजनीतिक सच्चाइयां भी हैं। और हाँ, ये जो पूरी बातचीत है, इसका आधार है ये एकेडमिक नोट्स और टेक्स्ट्स। मतलब हम सीधे सोर्स से ही बात कर रहे हैं ताकि हम इस विषय की हर परत को ठीक से समझ सकें। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? पहले हम देखेंगे कि कैसे ये एक ही क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ के देशों ने अलग अलग रास्ते अपनाए। फिर हम लोकतंत्र और फौजी हुकूमत के बीच की कशमकश को समझेंगे। उसके बाद उन बड़ी लड़ाइयों और समझौतों पर नजर डालेंगे जिन्होंने इस इलाके को शक्ल दी, और आखिर में आपसी सहयोग की कोशिशों पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दक्षिण एशिया, एक क्षेत्र कई रास्ते। देखिए, यहाँ एक साझा कल्चर और इतिहास तो है, लेकिन आज़ादी के बाद इन सभी देशों का जो सियासी सफ़र रहा है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग रहा है। तो जब हम दक्षिण एशिया कहते हैं तो हमारा मतलब होता है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से। इन देशों में भाषा, कल्चर और धर्म को लेकर ज़बरदस्त डाइवर्सिटी है। कई चीज़ें इन्हें जोड़ती हैं, पर जब बात आती है पॉलिटिकल सिस्टम की तो सबके रास्ते अलग अलग हैं। अब आते हैं इस रीजन की सबसे बड़ी राजनीतिक खिंचतान पर, डेमोक्रेसी वर्सेस आर्मी रूल। आज़ादी के बाद से ही कई देशों में एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम बनाने की जो लड़ाई है वो इसी के आसपास घूमती रही है। और जब हम इस संघर्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में नाम आता है पाकिस्तान का। वहाँ मिलिट्री कूप्स यानी सैन्य तख्तापलट और कमज़ोर डेमोक्रेटिक सरकारों का एक ऐसा चक्कर चला है जिसने कभी भी एक मजबूत लोकतंत्र को पनपने ही नहीं दिया। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये अस्थिरता बनी क्यों रही? देखिए, इसकी वजहें काफ़ी गहरी हैं। पहली बात तो ये कि वहाँ समाज पर सेना, धर्मगुरुओं और बड़े जमींदारों का बहुत ज़्यादा असर रहा है। दूसरी वजह है भारत के साथ लगातार बना हुआ तनाव। इस तनाव की वजह से सेना हमेशा राजनीति में बहुत ताकतवर बनी रही। और सिर्फ अंदरूनी मामले ही नहीं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को कभी भी बाहर से, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, उतना मजबूत सपोर्ट नहीं मिला। कई बार तो पश्चिमी देशों ने भी अपने फायदे के लिए मिलिट्री शासन का ही साथ दिया। ये टाइमलाइन अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, 1950 के दशक में जनरल अयूब खान ने सत्ता अपने हाथ में ली। फिर 1971 में जनरल याया खान का दौर आया। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो की सरकार गिरा दी। हाँ, 1988 में बेनज़ीर भुट्टो के आने से लोकतंत्र की उम्मीद जगी, लेकिन 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फिर से तख्तापलट कर दिया। 2008 के बाद से ही जाकर वहाँ डेमोक्रेसी कुछ हद तक स्थिर हो पाई है। लेकिन रुकिए, इस रीजन में हर देश की कहानी पाकिस्तान जैसी नहीं है। चलिए अब जरा नेपाल की तरफ देखते हैं, जिसने राजशाही से लेकर गणतंत्र बनने तक का एक बिल्कुल अलग सफर तय किया। नेपाल का रास्ता भी कांटों भरा था, पर कहानी अलग थी। वहाँ एक तरह का त्रिकोणीय संघर्ष था। एक तरफ राजा की सेना, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी की मांग करने वाले लोग और तीसरे थे माओवादी विद्रोही। 2002 में राजा ने संसद भंग करके लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया, पर वहां के लोग चुप नहीं बैठे। 2006 में इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ कि राजा को झुकना पड़ा और संसद को बहाल करना पड़ा। और इसी आंदोलन ने वो जमीन तैयार की जिसके बाद 2008 में राजशाही को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। चलिए अब बात करते हैं उन लड़ाइयों और समझौतों की जिन्होंने इस पूरे इलाके के रिश्तों को एक शक्ल दी है। देखते हैं कि कैसे टकराव और डिप्लोमेसी ने इन देशों के आपसी और अंदरूनी दोनों तरह की राजनीति को बनाया बिगाड़ा है। और जब भी लड़ाइयों की बात होती है तो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, भाई ये तो 1947 से ही चली आ रही है। इस रिश्ते के सेंटर में हमेशा से कश्मीर का मुद्दा रहा है, जिसके लिए 1948, 1965, 1971 और 1999 में बड़ी बड़ी जंगें हुईं। और 1998 में जब दोनों देश न्यूक्लियर पावर बन गए तो ये तनाव और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। 1971 की जड़ें असल में पाकिस्तान के अपने अंदरूनी सियासी संकट में थीं। हुआ ये कि 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की लीडरशिप ने इस चुनावी नतीजे को मानने से ही साफ इनकार कर दिया। इस एक इनकार ने पूर्वी पाकिस्तान में हालात बेकाबू कर दिए। लाखों लोग बॉर्डर पार करके भारत में शरणार्थी बनकर आने लगे।
ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट था। इसी वजह से भारत को मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा और इस जंग का अंत पाकिस्तानी सेना के सरेंडर के साथ हुआ। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई? इस जंग का नतीजा सिर्फ एक फौजी जीत हार नहीं था। इससे दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। ये दक्षिण एशिया के इतिहास का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने इस रीजन का भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। जंग के बाद शांति के लिए भी एक कदम उठाया गया। जुलाई 1972 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर दस्तखत किए। और अब आते हमारे आखिरी हिस्से पर, सहयोग की कोशिशें। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पैसे और सियासत की पार्टनरशिप इन देशों के बीच की पुरानी दुश्मनी को मिटा सकती है? इस कोशिश में दो बड़े नाम सामने आते हैं। एक है सार्क, जो 1985 में बना था, जिसका मकसद था इन देशों में आपसी सहयोग बढ़ाना, और दूसरा है साफ्टा, जिस पर 2004 में साइन हुए ताकि आपस में व्यापार को आसान बनाया जा सके। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है, इसमें कई रोड़े हैं। सबसे बड़ा तो भारत पाकिस्तान का न खत्म होने वाला झगड़ा है। फिर नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर भी अक्सर विवाद होता रहता है, और इन सब के ऊपर से चीन और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों का इस रीजन में जो दखल है, वो भी राजनीति को और उलझा देता है। और यही सारी बातें हमें इस रीजन की असलियत पर ले आती हैं, जिसे ये एक लाइन बहुत अच्छे से बताती है। दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भावना और अविश्वास, आशा और निराशा साथ साथ रहते हैं। यह टकराव और सहयोग की एक कभी ना खत्म होने वाली कहानी की तरह है। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। झगड़ों के इतने गहरे इतिहास को देखते हुए क्या सच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप दक्षिण एशिया के लिए एक साझा और मजबूत भविष्य बना सकती है?